नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। एक नजर हेडलाइंस पर। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जस्टिस दलवीर भंडारी फिर निर्वाचित। महासभा में 183 और सुरक्षा परिषद में मिले 15 वोट। शीतकालीन सत्र पर आरोप प्रत्यारोप। कांग्रेस ने कहा, संवैधानिक जिम्मेदारी से बच रही सरकार। वित्त मंत्री का जवाब, चुनाव के दौरान तारीखों में बदलाव की परंपरा। गुजरात चुनाव के पहले दौर के नामांकन का आखिरी दिन। अब तक 377 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। बीजेपी की तीसरी और कांग्रेस की दूसरी सूची जारी। उपराष्ट्रपति का विधायिका न्यायपालिका के बीच सामंजस्य पर जोर। एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में दखल से बचने की सलाह। संसद में अवरोध पर जताई चिंता। आतंक का समर्थन करने वाले देशों की सूची में फिर उत्तर कोरिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, और पहले होना चाहिए था फैसला। नए प्रतिबंध की तैयारी। खबरें विस्तार से। भारत के जस्टिस दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज के तौर पर दोबारा चुन लिए गए। जज की आखिरी सीट के लिए जस्टिस भंडारी और ब्रिटेन के दावेदार ग्रीनवुड के बीच मुकाबला था, लेकिन आखिरी क्षणों में ब्रिटेन ने अपने उम्मीदवार को चुनाव से हटा लिया, जिसके बाद भंडारी के दोबारा चुने जाने का रास्ता साफ हो गया। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुए चुनाव में भंडारी को महासभा में 193 में से 183 वोट मिले, जबकि सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्यों का समर्थन मिला। पहले माना यह जा रहा था कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन ब्रिटिश दावेदार ग्रीनवुड का समर्थन कर सकते हैं। ब्रिटेन सुरक्षा परिषद का 5वां स्थायी सदस्य है, लेकिन 12वें और आखिरी राउंड के चुनाव से ठीक पहले संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के स्थायी प्रतिनिधि मैथ्यू रायक्राफ्ट ने महासभा और सुरक्षा परिषद के प्रमुखों को खत लिखकर ग्रीनवुड के चुनाव से हटने की जानकारी दी। इससे पहले 11 दौर के चुनाव में जस्टिस भंडारी को महासभा के करीब 2/3 सदस्यों का समर्थन मिला था, लेकिन सुरक्षा परिषद में वो ग्रीनवुड के मुकाबले 3 मतों से पीछे थे। The jurist Mr. Ronnie Abraham, Mr. Dalvir Bhandari, Mr. Antonio Augusto Gansado Trindade, Mr. Nawaf Salam, and Mr. Abdulqawi Ahmed Yusuf has been elected to the International Court of Justice for a term of office of 9 years. अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जज के तौर पर जस्टिस भंडारी का चुना जाना भारत की एक बड़ी कामयाबी है। इस जीत पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट में वंदे मातरम और जय हिंद के साथ लिखा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की जीत हुई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने भी भंडारी की जीत पर बधाई का ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि एक वोट जो बेहिसाब खुशी लेकर आया है। भारत की ओर से जस्टिस दलवीर भंडारी दोबारा आईसीजे के जज चुने गए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 सदस्यीय पीठ का 1/3 हिस्सा 9 साल की अवधि के लिए हर 3 साल में चुना जाता है। 9 नवंबर को महासभा और सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने 5 सीटों में से 4 के लिए जजों की चुनाव कर लिया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा सरकार के रवैये ने लोकतंत्र को प्रभावित किया। बीजेपी पर पीछे हटने का आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र को बेवजह टाल दिया। उन्होंने सत्र में देरी को चुनाव से पहले संवैधानिक जिम्मेदारी से भागने जैसा बताया। नोटबंदी के मसले पर सरकार को घेरते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि 1 साल बीत जाने के बावजूद इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने जीएसटी को बिना तैयारी के लागू किया गया फैसला बताया।
कांग्रेस के शीतकालीन सत्र में देरी से जुड़े आरोपों पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया है। क्योंकि गुजरात के चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी जी इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, इसीलिए वो संसद के शीतकाल सत्र को बुलाने से बच रहे हैं। परंतु कांग्रेस पार्टी जनता की अदालत के माध्यम से ये सवाल पूछती रहेगी, ये कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा। और कई बार हुआ है कि जब चुनाव चल रहे होते हैं तो संसद का सेशन रीशेड्यूल होता है। कांग्रेस ने स्वयं कई बार सेशंस रीशेड्यूल किए। उसका समय इस प्रकार से दोबारा तय किया जाता है कि चुनाव के कैंपेन के साथ वो ओवरलैप न करे। 2011 में उन्होंने किया, पहले भी करते रहे, और इसलिए संसद का सत्र निश्चित रूप से होगा, हर विषय पे होगा और कांग्रेस को पूरे रूप से एक्सपोज किया जाएगा। कांग्रेस में राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने की तैयारी हो गई है। सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इसी सिलसिले में प्रस्ताव पारित किया गया। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के लिए काफी लंबे समय से कयास लगाए जाते रहे हैं। पार्टी नेताओं के मुताबिक इस बार राहुल गांधी को पार्टी की पूरी जिम्मेदारी मिलना तय है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की ताजपोशी का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी का नया अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया का ऐलान किया गया। साथ ही राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में शामिल सभी नेताओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी इन संगठनात्मक चुनाव के बाद शायद देश और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभरी है। कांग्रेस की विविधता की पहचान केवल इस बात से की जा सकती है कि इस देश के हर ब्लॉक, हर गांव और हर जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी का यूनिट और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 1 दिसंबर को अधिसूचना जारी होगी। 4 दिसंबर तक नामांकन किया जा सकेगा और 11 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 16 दिसंबर को वोटिंग होगी और 19 दिसंबर को नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। पार्टी नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी के सामने कोई दूसरा नेता पर्चा दाखिल नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो नामांकन वापस लेने की तारीख यानी 11 दिसंबर को ही उनके अध्यक्ष बनने का ऐलान कर दिया जाएगा। ये डिसीजन जब नॉमिनेशन खुलेगा और कौन कौन पर्चा भरेगा उसी दिन पता चल पाएगा। प्रजातांत्रिक पार्टी है, हमारे संगठन में चुनाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव आज तक नहीं हुए हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत पार्टी के सभी महासचिव और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस को चुनाव आयोग के समक्ष संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की रिपोर्ट पेश करनी है और इसके लिए पार्टी के पास 31 दिसंबर तक का समय है। अध्यक्ष बनने के लिए राहुल गांधी के रास्ते भले ही आसान हो गए हों, लेकिन उन्हें कड़ी चुनौतियों से निपटना होगा। पूरे देश में संगठन को मजबूत करने के अलावा गुजरात और 2019 के लोकसभा चुनाव की बड़ी चुनौती का भी सामना करना होगा। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर आतंकवाद से निपटने के लिए नई रणनीति के तहत काम कर रही है। इसमें कश्मीर के लोगों को विश्वास में लेने के साथ आतंकवादियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जा रहा है। विदेशी आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। गुमराह स्थानीय युवाओं को मुख्यधारा में लौटाने का मौका दिया जा रहा है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सभी पक्षों से बातचीत की पहल के साथ आतंकवादियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। कश्मीर में शांति बहाली के लिए आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट काफी कामयाब हो रहा है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरे तालमेल से काम कर रही हैं। इस साल अब तक 190 आतंकी मारे गए हैं। इसमें 110 विदेशी और 80 स्थानीय आतंकवादी मारे गए, जबकि 110 विदेशी आतंकियों में से 66 एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश करते हुए मारे गए। घाटी में 200 आतंकी सक्रिय हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकरोधी अभियान जारी रखने की बात कही है। One line of operations is the counter-terror operations, wherein we are targeting the terrorists. We want the local terrorists to return to the mainstream. We look forward to continuing the operations, and we hope to restore peace in the valley
as soon as possible. पुलिस ने कश्मीर में अलकायदा और IS की घुसपैठ से इनकार किया है। No, it is yet to be verified, and I don't think ISIS has any imprints here. सुरक्षा बल स्थानीय आतंकियों को जिंदा पकड़ने, उनके आत्मसमर्पण और घर वापसी के प्रयास कर रहे हैं। इसके चलते ही माजिद खान के बाद एक और युवक ने आतंकवाद की राह छोड़कर वापसी की राह अपनाई है। A large number of boys who are about to join the militants have been weaned away, and they have been counseled. उन लड़कों को जो militants के दबाव से अभी उनके साथ हैं और वापस आना चाहते हैं एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, उनका कोई हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा और उनको पूरी से पूरी या उनकी उम्मीद से ज्यादा मदद मिलेगी। शनिवार को सेना, CRPF और पुलिस के साझा अभियान में लश्कर के 6 शीर्ष कमांडर मारे गए थे। इसने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। कश्मीर के लिए विशेष पैकेज, आतंकी फंडिंग पर नकेल, सभी पक्षों से बातचीत के लिए वार्ताकार की नियुक्ति और पत्थरबाजी में शामिल जेल में बंद नाबालिगों के प्रति नर्म रुख से साफ है कि केंद्र सरकार कश्मीर समस्या के समाधान को लेकर नई तरह की रणनीति अपना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार कश्मीर में शांति बहाली के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। इसी कड़ी में भटके हुए युवाओं को मुख्यधारा में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने घाटी में आतंकी संगठन IS की मौजूदगी की रिपोर्ट को खारिज किया है। यदि किंचित कारणों से किसी ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना स्वीकार कर लिया है, मैं समझता हूं कि लेकिन यदि उसके सोच में परिवर्तन आता है और उसे छोड़ना चाहता है तो छोड़कर यदि आता है तो उसकी मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ISIS के बारे में मेरा यह मानना है कि हिंदुस्तान के रहने वाले जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, किसी भी सूरत में IS को इस हिंदुस्तान में जड़ जमाने का वो अवसर नहीं देंगे। और अब खबरें गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी। गुजरात में 9 दिसंबर को होने वाले पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को 377 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख आज है। इस चरण में 89 सीटों के लिए मतदान होगा। कल पर्चा भरने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, वरिष्ठ BJP नेता दिलीप संघानी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता परेश धनानी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में 93 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। दूसरे चरण के लिए 20 से 27 नवंबर के दौरान नामांकन दाखिल किया जा सकता है। दूसरे चरण का मतदान 14 दिसंबर को होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने तीसरी सूची जारी कर दी। इसमें जामनगर दक्षिण सीट से पूर्व BJP प्रदेश अध्यक्ष RC फल्दू को टिकट दिया गया। वहीं मोरबी से कांति अमृतिया को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं सौरभ पटेल को अकोटा से उम्मीदवार बनाया गया। BJP ने अब तक 182 विधानसभा सीटों में से 134 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 13 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस सूची में 9 नई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, जबकि 4 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए। रविवार को कांग्रेस ने 77 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। एनसीपी गुजरात की सभी 182 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस से गठबंधन पर बातचीत टूटने के बाद एनसीपी ने यह ऐलान किया। दोनों पार्टियों ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव एक साथ लड़े थे। कांग्रेस का आरोप है कि एनसीपी पिछली बार से ज्यादा सीटें मांग रही थी। कांग्रेस ने पहली सूची में उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया जहां एनसीपी का विधायक है। और अब कुछ और खबरें। सामाजिक संगठनों के बाद कई राज्यों की सरकार भी पद्मावती के विरोध में आ गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में फिल्म नहीं दिखाए जाने का ऐलान किया है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सेंसर बोर्ड के काम में दखल से इनकार करते हुए विवादित सीन हटाने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पद्मावती के मामले में दखल से इनकार कर दिया है। फिल्म से विवादित सीन हटाने से जुड़ी याचिका पर अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि वो सेंसर बोर्ड के काम में दखल नहीं करेगी
उधर फिल्म पद्मावती के प्रमाणन की प्रक्रिया में तेजी लाने की निर्माताओं की मांग को सेंसर बोर्ड ने खारिज कर दिया है। बोर्ड का कहना है कि पद्मावती की तय नियमों और आवेदनों की क्रम संख्या के मुताबिक ही समीक्षा की जाएगी। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस फॉलो करने का, और कोशिश ये रहेगी कि बहुत जल्दी हम लोग जो हैं किसी एक सब चीज़ जो है ना विवाद की जगह हम विचार विमर्श की आवश्यकता है। Believe in the process and I'm very optimistic and I'm sure Padmavati will come out and it's a film that we're all very very proud of. इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि फिल्म में पद्मावती के सम्मान के खिलाफ दृश्य होंगे तो राज्य में फिल्म नहीं दिखाई जाएगी। राजपूत समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद यह ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री के सामने हमने ये मांग रखी तो मुख्यमंत्री ने आज फिल्म पर प्रतिबंध की घोषणा की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी फिल्म के विरोध को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी इतिहास को तोड़ने हक नहीं है। उधर राजपूत करणी सेना का फिल्म पद्मावती को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इसलिए जो टाइम पीरियड वो देना चाह रहा है हम भी दे रहे हैं। न तो फिल्म वो दिखा रहा है क्योंकि दाल में कुछ काला है, अब तो सीधा सा इलाज है, फिल्म नहीं लगेगी। फिल्म पद्मावती की 1 दिसंबर को रिलीज खटाई में पड़ती दिख रही है, लेकिन देश भर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विधायिका और न्यायपालिका को जनता की बढ़ती उम्मीदों पर खरा उतरने की सलाह दी। हैदराबाद हाई कोर्ट में जजों और वकीलों को संबोधित करते हुए उन्होंने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्य पर जोर दिया। उन्होंने वकीलों से लोगों के हित में काम करने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को हैदराबाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जजों और वकीलों को संबोधित किया। उन्होंने विधायिका और न्यायपालिका को जनता की बढ़ती उम्मीदों पर खरा उतरने की सलाह दी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्य पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में दखल से बचने की सलाह भी दी। We all as people in the legislature, people in executive and people in judiciary, we must all adhere to the defined roles that are given to us by the Constitution and see to it that those values are respected and those laws, nobody should trespass to others' domain. That has been the wish of the founding fathers of the Constitution. उपराष्ट्रपति ने वकीलों से लोगों के हित में काम करने की अपील की और मुकदमे टालने की प्रवृत्ति से बचने को कहा। उन्होंने संसद और विधानसभाओं में बढ़ते अवरोध पर चिंता जताई और गतिरोध की बजाय सार्थक बहस को जरूरी बताया। Allow the house to function. Maintain some standards. Whether you want, there are only two ways. Either you talk out or walk out. Otherwise, there will be a breakout of the system. Similarly, advocates also, people expect a different behavior from them. They never expect them to strike. They never expect them to quarrel. This should be kept in mind. उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जल्द न्याय दिलाने और अदालतों में जजों के खाली पड़े पदों को भरने की ओर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल हैदराबाद में मौदडी पाठम नामक किताब का विमोचन किया। मौदडी पाठम का अर्थ पहली सीख है। किताब के लेखक चुक्का रमैया हैं। रमैया जाने माने गणितज्ञ हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जीवन में शिक्षक की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि गूगल से सूचनाएं जमा की जा सकती हैं, लेकिन वो शिक्षक की जगह नहीं ले सकता। Manandaro, we are all wise men, so we try to learn from others' experience. So teachers, they should all learn from the experience of Ramaya garu. ఈ రామయ్య గారి యొక్క మొదటి పాఠాన్ని ప్రతి ఒక్కరు అధ్యయనం చేయాలా. ఆ పనిని సులభతరం చేస్తూ శ్రీహరి గారు విద్యామంత్రి నేను మా ఉపాధ్యాయులందరికీ ఒక పుస్తకాన్ని చేరేట్టుగా చేస్తానని చెప్పి అన్నాడు. దాంతోపాటు వాళ్ళందరినీ చదివేట్టుగా కూడా ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంది. చదివిన వాళ్ళు విద్యార్థులకు వాటిని తెలియజెప్పాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. जीएसटी दरों को घटाए जाने के बाद केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड ने एफएमसीजी कंपनियों से अधिकतम खुदरा मूल्य में तत्काल संशोधन करने के लिए कहा है। बोर्ड के चेयरमैन वनाजा सरना ने एफएमसीजी कंपनियों को पत्र लिखकर अपने उत्पादों की संशोधित एमआरपी का व्यापक प्रचार करने को कहा है।
सरकार ने ये उम्मीद जताई है कि उद्योग जगत इस बारे में की गई अपील पर तत्काल ध्यान देंगे। भारत में 23 और 24 नवंबर को साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन होगा। पहली बार भारत में इसका आयोजन हो रहा है। साइबर स्पेस और इससे जुड़े मुद्दों का ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। सम्मेलन में 123 देशों के करीब 10,000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत में सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत 10,000 करोड़ डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के करीब है। इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सोमवार को इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच दिल्ली में परिचर्चा हुई। Content must be allowed to be kept online, so that free speech is protected unless they conflict with the terms of service. We have strong views on removing hate speech. We have strong views on removing speech that is violent or extremist. That your fundamental right to free speech online under India's constitution and under the international human rights framework as well of the International Covenant on Civil and Political Rights, there's an argument that the internet makes broaden the scope of communications. दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया है, जिसके साथ वायु गुणवत्ता खतरनाक हो गई। यह हवा स्वस्थ लोगों के लिए भी खतरनाक है। दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी में सोमवार को अचानक से गिरावट आई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली की हवा को एक बार फिर बेहद खराब श्रेणी में रखा है। रविवार को हवा की गुणवत्ता का स्तर 292 और शनिवार को 298 था। वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 से 400 के बीच के स्तर को बेहद खराब श्रेणी में रखा जाता है। लंबे समय तक इस श्रेणी की हवा के संपर्क में रहने पर सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित होने का खतरा बढ़ जाता है। भारत ने अफगानिस्तान सीमा के बाहर आतंकियों के सुरक्षित पनाह गाहों को खत्म करने पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अफगानिस्तान पर हुई विशेष बैठक में भारतीय राजनयिक तन्मय ने कहा कि वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों की पनाहगाहों को खत्म किया जाना चाहिए। करीब 9 साल बाद उत्तर कोरिया को फिर से आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों की सूची में शामिल कर लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि ये फैसला काफी वक्त पहले किया जाना चाहिए था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि इस कदम के बाद उत्तर कोरिया पर बड़े पैमाने पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रंप ने उत्तर कोरिया को इस सूची में शामिल करने के लिए उसके परमाणु कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी कार्रवाई के समर्थन को जिम्मेदार बताया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को अनदेखा करते हुए परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम जारी रखा है। 2008 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने उत्तर कोरिया को इस सूची से हटा लिया था। गोवा में सोमवार से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हो गया। ये महोत्सव 9 दिन तक चलेगा। इस दौरान 82 देशों के 190 से ज्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी। उद्घाटन समारोह में सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी समेत फिल्म जगत की कई हस्तियां मौजूद थीं। गोवा में 48वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव की शुरुआत हो गई है। सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने समारोह का उद्घाटन किया। महोत्सव की शुरुआत ईरानी फिल्मकार माजिद मजीदी की फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स से की गई। ये देश सेलिब्रेशंस का है, ये देश उत्सव का है और ये देश यंग एनर्जी का है। So irrespective of the generation of actors, storytellers who are here this evening, it is our endeavor on behalf of the Government of India and the Government of Goa that we invite filmmakers from the world over to this land of stories. As King Khan said, connecting the world through stories, that is the endeavor of the 48th International Film Festival of India. जो फिल्में अच्छे पोजीशन पे पहुंचे हैं वो सभी गोवा को अभी भी अपना घर बनाना चाहते हैं और दे आर वेलकम। लेकिन हम लोगों ने फिल्म फेस्टिवल के साथ अच्छा फिल्म कल्चर चालू कर दिया। ये फिल्म कल्चर हैज नाउ स्लोली डेवलप्ड। वी आर फाइनेंसिंग लोकल मूवीज ऑल्सो। महोत्सव का आयोजन फिल्म उत्सव निदेशालय और गोवा सरकार की इंटरनेट सोसाइटी ऑफ गोवा ने मिलकर किया है। 9 दिन चलने वाले फिल्म महोत्सव में 82 देशों की 190 से ज्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी।
इनमें 10 फिल्मों को वर्ल्ड प्रीमियर, 10 फिल्मों को एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर और 64 से ज्यादा फिल्मों को भारतीय प्रीमियर शामिल हैं। The International Film Festival of India, the slogan of this year, hopefully, will make that come true, connecting the world through stories. I may extend it and say, connecting each and every one of us through stories and films here in Goa tonight and for all times to come. समारोह में हिंदी फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन को साल की भारतीय फिल्म शख्सियत के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कनाडाई निर्देशक एटम एगुयन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का समापन 28 नवंबर को भारतीय अर्जेंटीना सहयोग से बनी फिल्म थिंकिंग ऑफ हिम के वर्ल्ड प्रीमियर से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खेल की खबर। भारत और श्रीलंका के बीच कोलकाता में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। मैच के अंतिम दिन कप्तान विराट कोहली की 104 रन की नाबाद शतकीय पारी की बदौलत भारतीय टीम ने दूसरी पारी 8 विकेट पर 352 रन बनाकर घोषित की। जीत के लिए 231 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी श्रीलंका की दूसरी पारी लड़खड़ा गई। खेल खत्म होने के समय मेहमान टीम 75 रन पर 7 विकेट गंवा चुकी थी। दूसरी पारी में टीम इंडिया के लिए भुवनेश्वर कुमार ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे प्रियरंजन दास मुंशी का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को निधन हो गया। वो कोमा की वजह से कई सालों से अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शोक जताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी का सोमवार को निधन हो गया। वो 9 साल से कोमा में थे। 72 साल के प्रियरंजन दास मुंशी को 2008 में दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उन्हें पैरालिसिस हो गया। 9 साल से उनका इलाज चल रहा था। 13 नवंबर 1945 को जन्मे प्रियरंजन दास मुंशी बीमारी के चलते सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई अहम पदों पर जिम्मेदारी निभाई। उनका नाम पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेताओं में शुमार था। प्रियरंजन दास मुंशी पहली बार 1971 में दक्षिणी कोलकाता लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। 1985 में उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। प्रियरंजन दास मुंशी ने आखिरी बार 2004 में बंगाल की रायगंज सीट से लोकसभा चुनाव जीता। यूपीए 1 सरकार में वो मंत्री रहे। बतौर सूचना प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी अपने राजनीतिक सफर के शिखर पर थे। प्रियरंजन दास मुंशी की खेलों में दिलचस्पी थी और वो लंबे वक्त तक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष भी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महान वैज्ञानिक भारत रत्न सीवी रमन की आज पुण्यतिथि है। उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचुनापल्ली में हुआ था। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए थे। सर सीवी रमन ने 1928 में रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसकी याद में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1954 में उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। विज्ञान की सेवा करते करते आज ही के दिन 1970 को बंगलुरु में उनका निधन हो गया। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जस्टिस दलवीर भंडारी फिर निर्वाचित। महासभा में 183 और सुरक्षा परिषद में मिले 15 वोट। शीतकालीन सत्र पर आरोप प्रत्यारोप। कांग्रेस ने कहा संवैधानिक जिम्मेदारी से बच रही सरकार। वित्त मंत्री का जवाब, चुनाव के दौरान तारीखों में बदलाव की परंपरा। गुजरात चुनाव के पहले दौर के नामांकन का आखिरी दिन। अब तक 377 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। बीजेपी की तीसरी और कांग्रेस की दूसरी सूची जारी। उपराष्ट्रपति का विधायिका न्यायपालिका के बीच सामंजस्य पर जोर। एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में दखल से बचने की सलाह। संसद में अवरोध पर जताई चिंता। आतंक का समर्थन करने वाले देशों की सूची में फिर उत्तर कोरिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा और पहले होना चाहिए था फैसला। नए प्रतिबंध की तैयारी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए विशेष।